गुरुदत्त की देवानंद से पहली मुलाकात पुणे के प्रभात स्टूडियो में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुँचा दी। मजे की बात यह कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे तो गुरुदत्त ने उनका हाथ मिलाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बेडेकर का असिस्टेंट हूँ। अचानक उनकी नज़र देवानंद की कमीज पर गई। वो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी लगी। उन्होंने छूटते ही पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा शक पकाए, लेकिन वे बोले, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आप भी बताएं कि आपने अपनी कमीज कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों ने एक दूसरे की कमीज पहने हुए जोर का ठहाका लगाया, एक दूसरे से गले से मिले और हमेशा के लिए एक दूसरे के दोस्त हो गए। दोनों ने साथ मिलकर पूना शहर की खाक छानी और एक दिन अपने बियर के गिलास लड़ाते हुए गुरुदत्त ने वादा किया कि देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनता हूं तो तुम मेरे पहले हीरो होंगे। देव ने भी उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक होंगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है। देवानंद को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी। बाजी फिल्म हिट साबित हुई और उसने उनके जीवन को ही बदल दिया। उन्होंने अपने परिवार के लिए पहला सीलिंग फैन खरीदा। इसी फिल्म को बनाने के दौरान उनकी ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई जो उनसे ताउम्र जुड़े रहे। उनमें से एक थे इंदौर के बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जो बाद में जॉनी वाकर के नाम से मशहूर हुए। वो बस कंडक्टर की नौकरी करते थे और फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करते थे। बलराज साहनी ने उन्हें गुरुदत्त से मिलवाया था। वो जॉनी वाकर से इतने प्रभावित हुए कि गुरुदत्त ने उनके लिए खास तौर से रोल लिखवाया। हालांकि तब तक बाजी आदि बन चुकी थी। बाजी के सेट पर ही उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थी। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थी। सरल इतनी थी कि रसोई में सब्जी काटने बैठ जाती थी। अपने घर पर वो यह कहकर निकलती थी कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही है। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बहुत शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता ने बताया था कि वो गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के लिए ले जाया करती थी। 1953 में जब गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह बंधन में बंध गए, 2003 में जब अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक ने भारत की 10 सबसे प्रभावशाली फिल्मों के बारे में सर्वेक्षण करवाया तो चोटी की 10 फिल्मों में से 3 गुरुदत्त की फिल्में थी। गुरुदत्त की बहन ललिता लाजमी ने बताया था कि वो बचपन से ही बहुत रचनात्मक थे। उन्हें पतंगें उड़ाने का बहुत शौक था और वो अपनी पतंगें खुद बनाया करते थे। उनके नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मंगलौर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नाचने का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वे महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें मील में 40 रुपये माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवत गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और अपनी बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। ललिता बताती थी कि जब वो गीता के लिए कोई उपहार खरीदते तो उनके लिए भी कुछ न कुछ लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और उनके दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। गुरुदत्त को कोलकाता से खास प्यार था। उनका बचपन वहीं गुजरा था। जब वो कोलकाता जाते थे तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झाल मुड़ी जरूर खाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि 4 खाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज़ लगा रहा है। वहीं से एक रोल ने आकार लिया। खास तौर से एक गाना लिखवाया, सर जो तेरा चकराए, और उसे जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया। उसी तरह एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिर लुधियानवी की एक नज़्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग की रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफ़ी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार SD बर्मन का कहीं पता नहीं था। गुरुदत्त ने रफ़ी से कहा कि आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज़्म को गुनगुना देते। रफ़ी ने थोड़ी देर सोचा और उस नज़्म को अपनी सुरीली आवाज़ में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लिया और हूबहू अपनी फिल्म में प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर खराब हुई, लेकिन सीन में वास्तविकता आ गई। प्यासा फिल्म बनने के दौरान गीता और उनके बीच दूरियां आनी शुरू हो गई थी। कारण था उनकी अपनी हीरोइन वहीदा रहमान से बढ़ती नज़दीकियाँ। दोनों के बीच शक इस हद तक बढ़ गया था कि एक दिन गुरुदत्त को एक चिट्ठी मिली। उसमें कहा गया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अगर मुझसे मिलना चाहते हो
तो आज शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने नारीमान पॉइंट पर आ जाओ, तुम्हारी वहीदा। जब गुरुदत्त ने ये चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं लगता कि ये चिट्ठी वहीदा ने लिखी है। दोनों ने इस चिट्ठी का रहस्य जानने की योजना बनाई। अबरार अपनी फिएट कार में नारीमान पॉइंट पहुंची और उन्होंने अपनी कार सीसीआई के पास एक गली में पार्क कर दी। उन्होंने देखा कि गीता दत्त और उनकी दोस्त स्मृति विश्वास एक कार की पिछली सीट पर बैठी किसी को खोजने की कोशिश कर रही है। पास की बिल्डिंग से गुरुदत्त भी सारा नज़ारा देख रही थी। घर पहुंचकर दोनों में इस बात पर ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। गुरुदत्त के मरने से 10 दिन पहले उनकी बहन ललिता और उनके पति उनसे मिलने गए थे। उस ज़माने में वो दोनों कोलाबा में रहा करते थे। उनके यहाँ एक संगीत सभा हो रही थी जिसमें उस्ताद हलीम जाफ़र खां सितार बजाने वाले थे। वो गुरुदत्त को उस संगीत सभा के लिए आमंत्रित करने गए थे। उस समय गुरुदत्त अपनी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को अंतिम रूप दे रहे थे। गुरुदत्त ने कहा कि उन्हें पार्टियां पसंद नहीं हैं, इसलिए वो उनके यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन जल्द ही दोनों साथ साथ खाना खाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फ़ोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में उन्हें अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया। फिर अबरार अपने घर चले गए। दोपहर दिन में उनके पास फ़ोन आया कि गुरुदत्त की तबीयत खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। पलंग की बगल की मेज़ पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था क्योंकि वो गुरुदत्त और अक्सर मरने के तरीक़ों के बारे में बात किया करते थे। गुरुदत्त ने ही उनसे कहा था कि नींद की गोलियां को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीसकर और फिर उसे पानी में घोल कर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस समय हम लोग मजाक में बातें कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक को अपने ही ऊपर परीक्षण कर लेंगे।